Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज JS तिवारी जय सर। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि जो है एक भी लाइन मिस ना हो आपसे, क्योंकि अगर कोई भी लाइन मिस हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लेने से सारे लेटर आपको साफ साफ दिखाई देंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दीजिए, अच्छे कमेंट कर दीजिए। और जो चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट कर दीजिए। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। The English chemist John Alexander Newlands in 1865 propounded the law of octave। 1865 में न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। डोबराइनर का लॉ जब फेल हो गया तो न्यूलैंड्स लॉ आया पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए। ही अरेंज्ड, उन्होंने अरेंज्ड किया द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट है। देखिए एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, तो इस तरह से उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट को और बताया कि एंड नोटेड दैट एवरी ईर्थ एलिमेंट, जो 8वां एलिमेंट होगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वाला जो एलिमेंट होगा ये सोडियम, लिथियम के नीचे ये सोडियम जो 8वां एलिमेंट आ रहा है, ये जो 8 एलिमेंट होगा हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। इसकी प्रॉपर्टी यहीं से तो शुरू किए थे अभी, तो बिल्कुल इसी की तरह होगी। तो इसकी प्रॉपर्टी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो 8वीं की प्रॉपर्टी होगी वो पहले की तरह होगी। तो वास्तव में पहले की तरह है ही। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ये आज भी एक साथ हैं और ये सभी एल्कली मेटल है, इन सब की प्रॉपर्टी सेम है। तो ये बात बिल्कुल सही कहा था उन्होंने कि सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट द रिलेशनशिप वाज जस्ट लाइक एवरी ईर्थ नोट दैट रिजेंबल्स द फर्स्ट इन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। ये तो रिलेशनशिप वैसे हुआ जैसे आप म्यूजिक में जानते हैं कि 8वां जो स्वर होता है वो पहले की तरह होता है। आपको पता है सा रे, यहां देखिए सा रे गा मा पा दा नी, तो ये 7 हो गए। तो 8वां स्वर देखिए पहले की तरह हो गया। फिर सा रे गा मा पा दा नी सा फिर आ गया, ये पहले की तरह हो गया। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जो हर 8वां स्वर होगा वो पहले स्वर की तरह होगा। तो ये हम फिर से शुरू करते हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा। देखिए ये पहले की तरह आ गया। अगर हम यही चीज यहां से शुरू करें तो भी वो पहले की तरह, सा रे गा मा पा दा नी सा। देखिए इस पर आ गया, सेकेंड वाले पर आ गया। यहां से शुरू करें तो सा रे गा मा पा दा नी सा, यहां पर आ गया। हर 8वां एलिमेंट अपने पहले वाले एलिमेंट की तरह होगा। सा रे गा मा पा दा नी सा इसकी तरह हो गया। यहां से शुरू करें तो सा रे गा मा पा दा नी सा इसकी तरह हो गया। यहां से शुरू करें तो सा रे गा मा पा दा नी सा इसकी तरह हो गया। यहां से शुरू करें तो सा रे गा मा पा दा नी सा इसकी तरह हो गया। तो हर 8वां एलिमेंट क्या है, पहले की तरह है। जैसे म्यूजिक में 8वां स्वर पहले स्वर की तरह होता है, उसी तरह से उन्होंने कहा कि पीरियोडिक टेबल अगर आप एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से एलिमेंट को रखेंगे और टेबल बनाने का प्रयास करेंगे तो हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की तरह होगा। यहां से अगर शुरू करें तो बेरिलियम से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो ईर्थ एलिमेंट आया वो पहले की तरह आया। ईर्थ मीन्स ऑक्ट, और ऑक्ट इसीलिए इसे बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। जो 8वां, ऑक्ट मीन्स 8 होता है, तो जो 8वां एलिमेंट होगा वो पहले की तरह होगा। ऐसे यहां देखिए बोरान से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इस तरह से जो 8वां एलिमेंट आया वो बोरान की तरह आया।
ऐसे यहाँ कार्बन की बात करें, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलिकॉन देखिए। तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव सिंपल सा यही कहता है कि आठवां जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट की तरह समानता दिखाएगा, बस इसमें यही बताया गया। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव सीम टू बी ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट अप टू कैल्शियम। तो अगर ये इतना अच्छा लॉ था तो क्यों नहीं सारे एलिमेंट के लिए लगाया गया। तो यहाँ पर एक गड़बड़ी आ गई क्या कि ये केवल जो है कैल्शियम तक ही लागू हुआ, उसके आगे नहीं लागू हुआ, उसके आगे जो है इसमें कमियां आ गई, ये फेल हो गया। क्या कमियां आ गई? कमियां ये आ गई कि हम यहाँ दो बातें देखते हैं। एक चीज देखते हैं कि एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए और उनके कैरेक्टर सेम होने चाहिए। दो चीज देखते हैं कि कैरेक्टर भी सेम रहे, एटॉमिक मास इंक्रीज रहे। तो आप जानते हैं कि कैरेक्टर सेम और एटॉमिक मास इंक्रीज दोनों कैसे हो सकता है। जैसे आप जो है बात करें किसी क्लास की, मान लिया क्लास हम 11th की बात करें, तो क्लास 11th में ज़्यादा मास वाले बच्चे भी पढ़ते हैं और कम मास वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन सबकी क्वालिटी क्लास 11th की है। तो इसलिए यही चीज़ यहाँ भी, जैसे पता चला कि कोई लड़के का वजन 35 किलो है वो भी क्लास 11th में, किसी लड़के का वजन 50 किलो है वो भी क्लास 11th में, किसी लड़के का वजन 45 किलो है, 40 किलो है, 35 किलो है, सब क्लास 11th में है। तो उसमें एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे हो पाएगा कि नहीं, बढ़ते हुए होने चाहिए उसमें। तो वही चीज़ें यहाँ सेट नहीं हो पाएगा इस तरह से। तो यहाँ 40 आया तो यहाँ 41 42 43 इस तरह से इंक्रीज होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और कैरेक्टर यहाँ सेम रहना चाहिए। तो आगे क्या हुआ कि जब हम कैरेक्टर सेम लेते थे तब एटॉमिक मास यहाँ पता चला कि आगे घट गया, एटॉमिक मास बढ़ने के बजाय एटॉमिक मास यहाँ घट गया और कैरेक्टर सेम हो गया। तो इस तरह से अब अगर सेम कैरेक्टर वाले को यहाँ रखते हैं एटॉमिक मास को जो है, या फिर यहाँ रखते हैं, तब गड़बड़ हो जाएगा कि उसको घटाने के लिए अलग जगह पर रखेंगे तो कैरेक्टर उसका बदल जाएगा, और जो है, और अगर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको रखें तो एटॉमिक मास तो हमको सही मिल जाएगा, बढ़ता हुआ क्रम मिल जाएगा, लेकिन तब उसका कैरेक्टर डिसबैलेंस हो जाएगा, अलग किसी खाने में, अलग किसी ब्लॉक में चला जाएगा, वो तो अलग जगह पर चला जाएगा। तो आगे यही दिक्कत आने लगी कि जो है जब एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर लेते थे तो कैरेक्टर डिसबैलेंस हो जाता था, और जब कैरेक्टर का लेते थे सीधा कि हाँ ये कैरेक्टर इसी में रहे, इसी के क्वालिटी का है, तो एटॉमिक मास डिसबैलेंस हो जाता था, कम ज़्यादा आने लगता था। तो इस तरह से ये इनकी कमियां थी। तो ये आप समझ गए होंगे, ये केवल कैल्शियम तक सही से लागू हुआ, उसके बाद ये गलत होने दो। हिज आइडिया वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड एट दैट टाइम, ये आइडिया इनका उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। ही फॉर हिज वर्क वाज लेटर अवार्डेड, इनको इनके काम के लिए देर से जो है अवार्ड मिला, देर से इनके काम को मान्यता मिली, और इनको जो अवार्ड दिया गया उसका नाम था डेवी मेडल इन 1887। 1897 में इन्हें डेवी मेडल से सम्मानित किया गया बाय द रॉयल सोसाइटी लंदन, लंदन के रॉयल सोसाइटी द्वारा इन्हें डेवी मेडल प्रदान किया गया। तो इस तरह से ये इनका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था। तो ये इनकी टेबल है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की। यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स रखे गए हैं, ये इनके एटॉमिक वेट हैं, ये एलिमेंट हैं, ये एटॉमिक वेट हैं, ये एलिमेंट एटॉमिक वेट। यहाँ पर एलिमेंट्स को ऐसे रखा गया तो ये केवल जो है कैल्शियम तक लागू हुआ, उसके आगे ये ब्लैंक है, यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये टेबल में बताया गया कि हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से समानता रखता है। अगर यहाँ से ही देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 8वां एलिमेंट पहले की तरह है। तो इस तरह से ये टेबल बना के इन्होंने बताया। द इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स in 1865 propounded the law of octave, ये 1865 में law of octave इन्होंने दिया। He arranged the element in increasing order of their atomic weight, इन्होंने एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट के रूप में पहले रखा और बताया कि and noted that every earth element had properties similar to the first element, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की तरह थी जैसे आपने टेबल में देखा। द रिलेशनशिप वाज जस्ट लाइक एवरी अर्थ नोट, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो म्यूजिक में होता है सारे गामा पादा निशा,
उसी तरह से 8वां एर्थ नोट दैट रिजेंबल्स द फर्स्ट इन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। जैसे म्यूजिक में 8वां जो नंबर होता है वो जो है पहले की तरह होता है, वही चीज यहाँ पर भी उन्होंने उसी आधार पर इसे दिया था। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव सीम्ड टू बी ट्रू, ये जो है सत्य पाया गया ओनली फॉर एलिमेंट अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक के लिए ये सही पाया गया। ऑल्दो हिज आइडिया वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड एट दैट टाइम, इनके आइडिया को बहुत ज़्यादा मान्यता उस टाइम नहीं मिली। ही फॉर हिज वर्क वाज लेटर अवार्डेड, इनको इनके काम के लिए बहुत देर से सम्मानित किया गया और उसके लिए इन्हें डेवी मेडल मिला। डेवी मेडल इन 1887 बाय द रॉयल सोसाइटी लंदन, लंदन के रॉयल सोसाइटी द्वारा इन्हें डेवी मेडल प्रदान किया गया। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे जो है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। हमने फर्स्ट पार्ट अपने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया, अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं, फिर इसका थर्ड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक बड़ी है। और अगर जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा वो हमारे चैनल पर जा करके और इसका पिछला पार्ट पढ़ सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।